आज हम इस चैप्टर में की एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, कि उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होता है और कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे रिजॉल्व कैसे किया जाता है, और इक्वलिटी और जस्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ कोर्स। तो आज हम क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं। जैसे जो ब्लैक लोग होते हैं वहाँ वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और जो वाइट लोग हैं वो वहाँ पर सेटल होने गए थे, और इंडियंस जो है वहाँ पर ट्रेड करने या फिर एज अ लेबर वहाँ पर। माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. When she asked her mother who the boy was, she was told he was called Hector Peterson. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why, she asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. Maya could not believe her ears. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. तो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पर अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ एक लड़की रहती है माया नायडू, 11 साल की, जो जोहानिसबर्ग में रहती है। वो अपनी मम्मा की मदद कर रही थी ओल्ड बॉक्सेस निकालने में। तो उसको एक स्क्रैप बुक मिली जो पिक्चरों से और आर्टिकल से भरी हुई थी। तो उसमें उसको एक स्कूल बॉय दिखाई दिया, 15 साल का। उसने अपनी मम्मा से पूछा कि ये कौन है। उसकी मम्मा ने बताया कि ये हेक्टर पीटरसन है, जिसको पुलिस ने गोली मार दी थी। तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई माया, और उसने पूछा कि क्यों। उसकी मम्मा ने बताया कि साउथ अफ्रीका में क्या था, पहले अपार्थाइड लॉस काम करता था। अपार्थाइड मीन्स मतलब होता है कि सेपरेशन, रेस के बेसिस पे सेपरेशन की। साउथ अफ्रीकन जो लोग होते थे वो अलग रहेंगे, और जो वाइट होते हैं वो अलग रहेंगे, इंडियंस जो हैं वो अलग रहेंगे। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, सभी जो भी रेसेस के लोग होते थे, वाइट रेसेस के, ब्लैक रेसेस के या फिर इंडियंस जो भी होते थे, वो एक साथ मिंगल नहीं कर सकते थे, एक साथ नहीं रह सकते थे। सबको अलग अलग जगह दी गई थी। और वाइट जो थे वो एलीट क्लास थे, वो तो हमेशा से ही अच्छे से रहते थे। तो माया जो थी वो अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी, और जो उसकी मम्मा थी वो भी बताते टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। ऐसा बोला जाता है कि वाइट और ब्लैक लोग जो थे वहाँ पर, उनके लिए हॉस्पिटल, बस स्टॉप, ट्रेन, बसेस, सब कुछ जो था वो अलग अलग था। सबके वाइट लोगों के लिए अलग और ब्लैक लोगों के लिए अलग था। नॉन वाइट्स जो थे उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था। यहाँ तक कि ऐसा बोला जाता है कि जो वाइट पीपल थे उनको बहुत अच्छी जगह रहने के लिए दी जाती थी, और जो थे उनको वर्स्ट तरीके से रहने के लिए जगह मिलती थी। ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसीडर टू बी इक्वल टू वाइट्स। तो ब्लैक और वाइट को एक समान वहाँ पर नहीं माना जाता। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप. Hector Peterson lived here, and he and his classmates joined the protest against learning the Afrikaans language in school. Hector and other school students were being forced to learn this language, and they wanted to learn their own language, Zulu. तो
ये हेक्टर पीटरसन जो था ब्लैक टाउनशिप में रहता था, वहाँ पर उसके और उसके फ्रेंड्स ने प्रोटेस्ट ज्वाइन करा जो अफ्रीकन लैंग्वेज के अगेंस्ट था कि हमें ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, हमें ज़ुलू लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए। ये वो लैंग्वेज थी जो वाइट लोग बोलते थे। तो हेक्टर और जो उसके दोस्त थे वो बोल रहे थे कि हमको ये लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, हमें अपनी ज़ुलू लैंग्वेज पढ़नी है। The South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. और साउथ अफ्रीकन जो पुलिस थी उन्होंने उनको मारा और बहुत ज़्यादा बेरहमी से उन लोगों को गोली मार दी। One of their bullets killed Hector. और उसमें से एक गोली हेक्टर को लग गई। This was on 16 जून 1976. ये 16 जून 1976 को हुआ। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी, कुछ लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल किया अपार्थाइड के अगेंस्ट, इस लॉ के अगेंस्ट। और इसके फेमस जो लीडर थे वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। उन्होंने बहुत टाइम तक इस अपार्थाइड लॉ के लिए लड़ाई लड़ी, कई सालों तक। फाइनली दे सक्सीड एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल। और फाइनली क्या हुआ? 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया जहाँ पर हर तरह के ऑल रेसेस के जो लोग हैं वो इक्वली रहते हैं। Let us now try to understand what a democratic government means to all of us. तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो हमारे लिए क्या मायने रखती है। पार्टिसिपेशन सबसे पहले है इसमें पार्टिसिपेशन। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? क्यों हमारे यहाँ रेगुलर इलेक्शंस होते हैं? You have already read in the previous chapter that people make the decision in a democracy. तो आपने प्रीवियस चैप्टर में ये बात पहले ही जान ली है कि जो लोग हैं डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। तो लोग क्या करते हैं? लोग वोट देते हैं, इलेक्शंस के ज़रिए अपना लीडर चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और फिर जो अपना प्रतिनिधि वो लोग चुनते हैं वो ही उन सब के लिए फिर क्या करता है? डिसीजन लेता है। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voice and interest of the people. और ये डिसीजन लेते टाइम वो ये सब एज्यूम करते हैं कि ये सारे काम जनता के लिए ही हो रहे हैं। All governments are elected for fixed period. जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, फिक्स समय के लिए होती है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years. हमारे इंडिया में जो है ये जो टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट का वो 5 साल का होता है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। अगर एक बार उसकी सरकार, किसी की भी सरकार बन गई, इलेक्ट हो गया कोई भी प्रतिनिधि, तो उसकी सरकार 5 सालों के लिए चलती है। If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. अगर वो फिर से पावर में आना चाहते हैं, फिर से सरकार में आना चाहते हैं, तो उनको फिर से री इलेक्शन के ज़रिए, जनता के ज़रिए दोबारा से उनको अपना प्रतिनिधि बना के उनको लाना पड़ेगा। दिस इज़ अ मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और इसी तरह से जो लोग हैं वो पावर सेंस कर लेते हैं डेमोक्रेसी की। In this way, the power of the government gets limited by regular election. और इसी तरीके से जो पावर है सरकार की उसको लिमिट किया जाता है इलेक्शंस के ज़रिए। अदर्स वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, और क्या क्या ज़रिए हैं पार्टिसिपेशन के? इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years. इलेक्शंस जो होते हैं वो 5 सालों के लिए होते हैं। Besides voting, there are other ways of participating in the process of government. वोटिंग के अलावा भी पार्टिसिपेट करने के कुछ प्रोसेस हैं। People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. लोग क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट ले सकते हैं गवर्नमेंट के काम करने में, या फिर उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं जब ज़रूरत हो। In August 2005, when a particular government increased a money
people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. 2005 अगस्त में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए इलेक्ट्रिसिटी पे, तो लोगों ने क्या करा, उसको डिसअप्रूवल दिया. दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन. लोगों ने क्या करा, रैलीज निकाली और सिग्नेचर कैंपेन शुरू करा. द गवर्नमेंट tried to explain and defend its decision but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. लोगों ने सरकार ने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी और अपने आप को डिफेंड करने की भी कोशिश करी, लेकिन फाइनली क्या हुआ, लोगों का जो ओपिनियन था उनको माना गया और उनका डिसीजन था उसको विड्रॉ कर दिया गया. The government had to change its decision because it is responsible to the people. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी. There are many ways in which people express their views and make government understand what actions they should take. तो लोगों के पास बहुत तरीके हैं अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के और गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए वो सारी बातें बताने के. These include धरनाज, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एट्सेट्रा. इसके अंदर क्या क्या आता है, वो लोग धरना कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं या कोई कैंपेन शुरू कर सकते हैं. थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो बॉट फॉरवर्ड. और जो चीज़ें अनफेयर होती हैं या अनजस्ट होती हैं वो ही ये सारी चीज़ें लेकर आती हैं. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, टीवी है, ये सारे क्या हैं, एक रोल प्ले करते हैं डिस्कस करने में गवर्नमेंट के इशू को. इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की इशू को हमारे तक पहुंचाने की. While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. हमारे डेमोक्रेसी में ऐसा बोला जाता है और ये सच भी है कि लोगों को पार्टिसिपेट करने का अलाउ किया जाता है. ये भी सच है कि हर सेक्शन के जो लोग हैं वो एक्चुअली में ये सारी काम नहीं कर पाते. Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government its functioning. एक अलग तरीका ये भी हो सकता है कि लोग पार्टिसिपेट करें और ऑर्गेनाइज करें एक साथ लोगों को सोशल मूवमेंट्स में चैलेंज करने के लिए गवर्नमेंट को और उनके कामों को. Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. जो मेंबर्स होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, दो या फिर दलित होते हैं या फिर आदिवासी होते हैं या फिर विमेन होती हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. तो अगर लोग जो हैं उस कंट्री के वो अलर्ट रहें और इंटरेस्टेड रहें कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो काम कैसे कर रही है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में भी वो लोग इन सारे तरीक़ों से अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं. सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज़ एंड और विलेजेस, वी शुड पॉज टू फाइंड आउट व्हाट द रैली इज़ अबाउट, who is participating in it and what they are protesting about. This will help to give us a sense of how our government works. तो अगली बार जब भी आप रैली देखें, गली में, शहर में, टाउन में, अपने गांव में, कहीं पर भी देखें, तो आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए और रुक कर उस रैली को समझना चाहिए कि उसमें वो रैली किस चीज़ के लिए हो रही है, उनका टॉपिक क्या है और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और वो प्रोटेस्ट किस बात के लिए कर रहे हैं. तो आपको इससे क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है. नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट. In Maya's story, you read about how conflicts can often lead to violence and death because one group decide that it is all right to use force to prevent the other group from protesting.
तो माया की स्टोरी में आपने पढ़ा कि जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं या फिर वॉयलेंस होता है, ये डेथ होती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कौन डिसाइड करता है? ये सारी चीज़ें एक ग्रुप डिसाइड करता है। जैसे वहाँ पर वाइट ग्रुप था, वो एलीट क्लास थे, जो काले लोग थे उनको कुछ भी माना नहीं जाता था वहाँ पर। और जो अदर ग्रुप होता है, जैसे काले लोग होते हैं, यही लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि उन लोगों को इतना ज़्यादा एलीट क्लास वाला ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। Conflicts occur when people of different cultures, religion, region or economic backgrounds do not get along with each other or even them feel they are being discriminated against. Conflict जब शुरू होता है जब अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के जो लोग होते हैं वो एक साथ नहीं रह पा रहे होते हैं, या फिर वो एक जैसा फील नहीं कर रहे होते हैं, या फिर उनके साथ भेदभाव हो रहा होता है। पीपल मे यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। दिस लीड टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया। तो लोग क्या करते हैं, वायलेंस पे उतर जाते हैं अपने आप को सेटल करने में, डिफरेंसेस को ख़त्म करने में। और यही सब वायलेंस की वजह से क्या होने लगता है, डर, टेंशन, जितने भी लोग होते हैं उस एरिया में उनको वो होने लगता है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करती है। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी दैट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रिजॉल्विंग देम। अब हम पढ़ते हैं कुछ कन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो हमारी सोसाइटी में होते हैं और गवर्नमेंट उसको कैसे रिजॉल्व करती है। The Indian Constitution lays down the basic rules or laws that we have to be followed by everyone. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक रूल्स और लॉज बताए गए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। These laws are for both the government and the people. और ये जो लॉज हैं ये हमारी सरकार और लोगों दोनों के लिए हैं। Conflicts and differences have टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। और जो कन्फ्लिक्ट और डिफरेंस होते हैं वो भी इन्हीं लॉ के द्वारा सुलझाए जाते हैं। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन लेटर क्लासेस। हम इसके बारे में और आगे क्लासों में पढ़ेंगे। रिलीजियस प्रोसेशन एंड द सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट्स। रिलीजन और सेलिब्रेशन जो होता है कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, द रूट अ प्रोसेशन टेक्स मे लीड टू अ कन्फ्लिक्ट। कभी कभी क्या होता है, रूट जो होता है प्रोसेशन का उससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। जैसे जो धर्मों का जुलूस होता है या फिर उनके सेलिब्रेशन होते हैं उनकी वजह से भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिया है कि जो रूट को लेकर भी लड़ाई हो सकती है कि हमें इस रूट से जुलूस निकालना है, उस तरीके से भी लड़ाई हो सकती है। जैसे वो हिंदू का एरिया है और अगर मुस्लिम जुलूस वहाँ से निकल रहा है तो हो सकता है वहाँ लड़ाइयाँ हो सके। तो इसमें ही क्या होता है, द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस, जो गवर्नमेंट होती है और पर्टिकुलरली बोला जाए जो पुलिस होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एट टाइम्स देयर इज़ फियर दैट वायलेंस में अरप्ट। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर वायलेंस हो सके, डर होता है वहाँ पे। विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स टू और ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन। हो सकता है कि लोग वहाँ पर पथराव करने लग जाएं या फिर जुलूस जो है उसको डिसरप्ट करने लग जाएं। द पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। तो जो पुलिस होती है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर वायलेंस नहीं होना चाहिए। रिवर्स टू कैन केम बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। तो जो रिवर होती है उसकी वजह से भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं स्टेट्स के बीच में। अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट फ्लो थ्रू, जो रिवर है वो एक जगह से शुरू हो रही है, फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड। और हो सकता है वो दूसरे स्टेट में जाकर बह रही हो और तीसरे स्टेट में जाकर वो ख़त्म हो रही हो। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज
थ्रू इज़ बिकमिंग एन इशू ऑफ कन्फ्लिक्ट। और इसी की वजह से क्या होगा, अलग अलग स्टेट्स में पहले वो शुरू हो रही है एक स्टेट में, फिर दूसरे स्टेट में वो पूरी तरीके से बह रही है और तीसरे स्टेट में जाकर वो ख़त्म हो रही है जो रिवर है। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। For example, you may have heard about the Kaveri water dispute between कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बताया है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच चल रहा है, आपने ज़रूर सुना होगा। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सगारा डैम इन कर्नाटका इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन a number of districts and for meeting the needs of the city of बेंगलुरु। जो पानी है वो स्टोर किया जाता है कृष्णा राजा सागरा डैम में जो कर्नाटका में है। और किसके लिए किया जाता है वो पानी स्टोर, इरिगेशन के लिए, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पानी देने के लिए, फसल वगैरह के लिए। द वाटर स्टोर्ड इन मेट्यूर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। और जो मेट्यूर डैम है वो पानी स्टोर करता है तमिलनाडु के लिए, उगाने के लिए क्रॉप्स वगैरह डेल्टा रीजन में। अ कन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन सेम रिवर। और जो लड़ाई है वो यहीं से शुरू होती है कि जो दोनों डैम मैंने आपको बताए वो एक सेम रिवर से पानी स्टोर करते हैं। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। तो जो डाउनस्ट्रीम डैम है तमिलनाडु में वो तभी भरा जा सकता है जब कर्नाटका जो है उसको पानी को छोड़ेगा। देयरफॉर बोथ स्टेट्स कांट गेट एज मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट। तो इसी तरीके से जो दोनों स्टेट्स हैं उन दोनों स्टेट्स में लोगों को पानी उतना नहीं मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए। दिस लीड टू कन्फ्लिक्ट, और इसी की वजह से लड़ाई होने लगती है। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both state। और फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कदम इसमें रखा और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करा दोनों स्टेट्स के लिए। Quiet flows the Kaveri despite being at the center of heated conflict between two states for the last 30 years। ये जो कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है ये 30 सालों से इन दोनों स्टेट्स के बीच में चलता आ रहा है। इक्वालिटी एंड जस्टिस, वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। एक की आइडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यही है कि वो कमिट करे इक्वालिटी और जस्टिस के लिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। इक्वालिटी और जस्टिस जो है इनको अलग नहीं किया जा सकता। The earlier practice of untouchability is now banned by law। जो untouchability हुआ करती थी पहले वो हमारे लॉ के द्वारा बैन कर दी गई है। This group of people were denied education, transport और medical facilities and even the chance to offer prayers। जो untouchability वाले लोग होते हैं उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको ट्रांसपोर्ट यूज़ करने नहीं दिया जाता, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, और यहाँ तक कि उनको भगवान के सामने प्रेयर करने का भी चांस नहीं दिया जाता। डॉक्टर अंबेडकर, हु हैव रेड अबाउट अर्लियर इन दिस बुक एंड हाउ मैनी अदर्स लाइक हिम, रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू, दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। और गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करा और स्पेशल प्रोविज़न दिए उन लोगों को, अनटचेबल जो थे, जो जिनको अनइक्वल माना जाता था सोसाइटी में। फॉर इंस्टेंस इन आर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, एक जनरल टेंडेंसी बनी हुई है कि जो वैल्यू है और जो केयर है वो लड़के के लिए अलग होती है, लड़की से ज़्यादा लड़के को हमारे यहाँ पर वैल्यू
दी जाती है, केयर दी जाती है। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज़ अनजस्ट। और इसका मतलब ये है कि जो हमारी सोसाइटी है वो गर्ल को वैल्यू नहीं करती, बॉय चाइल्ड को वैल्यू करती है, और ये अनजस्ट है। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provision that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it possible that fees for girls might be waived or lowered in government school or colleges. तो ये गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करा, जो फीस होती है गर्ल्स की वो कम होती है गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टडी ऑफ कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।